मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेंगे ताकि हमने जो समझा हुआ कॉन्सेप्ट होगा उसे और स्ट्रांग बना सकें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राधेश्याम यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम मेजरमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले हमें ये समझना है कि किसी भी कंट्री की जब हम नेशनल इनकम निकालने वाले होते हैं तो उसके लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं अलग अलग। एक वैल्यू एडिड मेथड से भी निकाला जा सकता है, इनकम मेथड, और थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाला जा सकता है। देखो ये थ्री डिफरेंट मेथड्स आए कहाँ से हमारे पास। हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था तो हमने देखा था कि पहले तो कुछ प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन यूनिट्स में, और प्रोडक्शन के बाद वहां से क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, और इनकम के बाद क्या हो रहा है, आपका जो इनकम लोग कमा रहे हैं उसे अब स्पेंड कर रहे हैं अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो वो वापस से इस तरीके से प्रोडक्शन यूनिट के पास आपकी इनकम पहुंच जाती है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये सर्कुलर फ्लो है कंप्लीट आपका। तो देखिए सर्कुलर फ्लो के इन्हीं तीनों फेजेस से आपके तीन मेथड्स बन जाते हैं। प्रोडक्शन वाला जो फेज है उससे आपका बनता है वैल्यू एडिड मेथड, जो इनकम वाला फेज है उससे आपका बनता है इनकम मेथड, जो आपका एक्सपेंडिचर वाला फेज है उससे आपका बनता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक एक कर हमें इन तीनों को ही समझना है। तो आज की क्लास में हम वैल्यू एडिड मेथड को समझेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल भी वैल्यू एडिड मेथड से ही रिलेटेड ले लेंगे। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम किस पर्टिकुलर मेथड को यूज करेंगे तीनों में से, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा होगा, मतलब क्वेश्चन में जिस तरीके का डाटा दिया होगा वो हम देखेंगे कि हमने वो कौन से मेथड में पढ़ा है वही हम अप्लाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वैल्यू एडिड मेथड। It is calculated as the difference between value of output and value of intermediate consumption। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, value added will be equal to value of output minus intermediate consumption। आप प्रोडक्शन यूनिट में किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका आउटपुट की क्या वैल्यू है और उसमें से हम माइनस कर देंगे कि हमें वो आउटपुट बनाने के लिए जो भी इंटरमीडिएट चीज़ों को, इंटरमीडिएट गुड्स को इस्तेमाल करना पड़ा है उनकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो दोनों को माइनस कर हमारा आ जाएगा वैल्यू एडिड। अब देखिए कि एक और चीज़ कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका सेल्स और दूसरा सेल्स के साथ आपको प्लस करना होता है चेंज इन स्टॉक। यानी कि कभी भी अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो आप देखोगे कि सेल्स दिया हो और चेंज इन स्टॉक दिया हो, जो भी चीजें इसमें दी होंगी हम उसको प्लस कर वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले निकाल लेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इस तरीके से आपको दिया होगा। अदरवाइज इसमें जो भी हमारी परचेजेस हैं, जिन भी चीजों को हमने रॉ मटेरियल वगैरह को खरीदा है या कुछ चीजें हमने इंपोर्ट करी हैं, इस तरीके से हम देखेंगे तो उन सारी चीजों को प्लस करके हम अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल लेंगे। और अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है और ये चीजें भी दी हैं तो हम इनको इग्नोर कर डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन की ही वैल्यू को लेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सेल्स भी दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दी है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जब दी है तो आपको सेल्स नहीं देखना है, ये दो चीजें तभी देखनी है आपको जब वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर वैल्यू एडिड का कॉन्सेप्ट क्या है इसे जरा पहले समझ लेते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए फार्मर ने अपने खेत में गेहूं उगाया है, इसने वीट का प्रोडक्शन किया है, ठीक है, इसका आउटपुट क्या है, वीट है, और इसने अपना जो भी आउटपुट है मतलब कि वीट का आउटपुट एक मिलर को बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज में इसने एक मिलर को बेच दिया। अब उसने क्या किया, इस गेहूं को पीसकर उसने आटा बना लिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि उसने फ्लोर बना लिया है यहाँ पर, और इस फ्लोर को यूज करके यानी कि आटे को यूज करके बेकर ने उसकी ब्रेड बना दी है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हो गया, बेकर ने उसका क्या बना दिया, ब्रेड बना दिया, और मिलर ने वो आटा मान लीजिए कि 700 में बेकर को बेच दिया था। अब जो ब्रेड बन के तैयार हुई है वो तो डायरेक्ट उसने किसको बेच दी, कंज्यूमर को बेच दी फॉर 1000 रुपीज, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू एडिड मेथड एक्चुअल में है क्या, कैसे कैलकुलेट करना है।
न्यूमेरिकल एग्जांपल तो हम लास्ट में देखेंगे ही। तो देखो फार्मर ने, हम मान लेते हैं कि उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं है और उसका जो आउटपुट निकला है वो कितना निकला है 500, क्योंकि उसने 500 का जो गेहूं बनाया है वो किसको बेचा है, मिलर को बेचा है। अब मिलर ने उसको पीस कर आटा बना दिया है और उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 700, तो इसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट 700 हो गई। लेकिन उसने गेहूं खरीदा था तो इनपुट कितना हो जाएगा 500 रुपीज। ऐसे ही अब ये आटा बेकर के पास चला गया और उसने उसकी ब्रेड बना दी, तो बेकर ने इनपुट कॉस्ट मतलब कि 700 में लिया और उसका आउटपुट जो बन के तैयार हुआ है बेकर का वो कितने का हुआ है 1000 रुपीज का हुआ है। अब हमें मेन चाहिए वैल्यू एडेड, तो जो फार्मर है उसने कितना वैल्यू ऐड किया, अब ये देखो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट कर देंगे, तो इसका मतलब 500 माइनस 0, तो 500 का वैल्यू ऐड हुआ है आपका फार्मर के लेवल पर। फिर मिलर ने भी कुछ ऐड किया है, उसका 700 का आउटपुट था और 500 तो उसने खरीदने में लगाए थे, तो 200 का यहाँ पर इसका भी आपका वैल्यू ऐड हो गया है। बेकर के लेवल पर देखें तो उसने 1000 रुपये का मतलब ब्रेड बनाई और 700 रुपये का तो आटा ही खरीदा था उसने, तो 300 रुपीज़ का उसका वैल्यू एडेड हो गया है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब जो भी आपका वैल्यू ऐड हुआ है 500, 200, 300, तो अगर हम अब इन सब को प्लस कर देंगे ना तो आपके पास एक वैल्यू आएगी जो कि कितनी है 1000। तो ऐसे ही जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दी होगी, न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया होगा, तो इन सब को प्लस करके जो हमारे पास आया करेगा वो क्या होगा जीडीपी एमपी। इसका मतलब वैल्यू एडेड मेथड से जब हम निकालते हैं नेशनल इनकम को निकालने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमें क्या मिलता है जीडीपी एमपी मिलता है। अलग अलग लेवल पर जो भी वैल्यू ऐड हुई है उन सबको प्लस कर कर जीडीपी एमपी मिलता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि नेशनल इनकम का एग्रीगेट तो एनएनपी एफसी होता है, तो पर हमें तो पता है ना कि जीडीपी एमपी हमारा निकला है, तो एनएनपी एफसी पर हमें कैसे जाना है, तो उस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करना होता है, एनएनपी एफसी हमें निकालना है और हमारे पास क्या है जीडीपी एमपी। देखो ग्रॉस हमें दिया है, हमें नेट पर जाना है, तो ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है, तो उसके लिए हमें एनएफआईए को प्लस करना पड़ता है। और मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आपको फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो मार्केट प्राइस में पहले से ही एनआईटी ऐड है, आपको एनआईटी को माइनस कर देना होता है। तो इस तरीके से ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कंप्लीट हमारा वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल मैंने रखे हुए हैं लास्ट में, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि वो भी आप समझ पाएंगे कि हम एक्चुअल में इसको निकालेंगे कैसे। तो हमने क्या समझा कि हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पर जीडीपी एमपी मिलने वाला है। और वो कैसे मिलेगा, जैसे कि हमने 500, 200 और 300 फार्मर के, मिलर के और बेकर के लेवल पर निकाले थे ना वैल्यू एडेड, उन सबको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो उन सबको प्लस कर देंगे, तो हम यहाँ पे सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा का मतलब होता है सबको प्लस कर देना। हमने प्लस किया था ना 500 प्लस 200 प्लस 300, तो इसी तरीके से जितने भी वहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड हो रहा होगा उन सबको प्लस करके हमारे पास मिल जाएगा जीडीपी एमपी, और उसके बाद हम एनएनपी एफसी निकाल लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझनी है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पर जाने से पहले, आपको देखना है कि प्रिकॉशंस क्या है वैल्यू एडेड मेथड के। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है। प्रिकॉशन का मतलब ये होता है कि जब हम इस मेथड को यूज कर नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, वो बातें हम समझ लेते हैं। और देखो, चाहे आपका वैल्यू एडेड मेथड हो, आपका इनकम मेथड हो, आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो, लगभग ये प्रिकॉशंस एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक है, तो आपको अलग अलग नहीं समझने, एक बार आप ध्यान से समझ लो तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो। तो सबसे पहला, इंटरमीडिएट्स गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये बात तो हमने पहले भी समझी थी कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स को लेंगे, इसीलिए तो इस मेथड में हम माइनस कर रहे हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। नेक्स्ट है आपका सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। कोई भी सेकंड हैंड गुड्स अगर आपका सेलर परचेज है उसको आप इंक्लूड नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि जब उसे खरीदा गया था, जब वो नया था, तब उसको नेशनल इनकम में ऐड कर लिया गया था, इसीलिए सेकंड हैंड गुड्स को हम ऐड नहीं करते। हाँ, कोई रिपेयरिंग है या कोई नया काम उसमें हुआ है तो वो चीज़ आप हम ऐड कर देंगे। थर्ड आपका है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। कहने का मतलब जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, हम घर पे अपने लिए कुछ काम करते हैं ना, सर्विसेज देते हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे
क्योंकि उसको एक्चुअल निकालना कि हम कितने रुपए का काम अपने घर पर कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। मान लो हम अपने खाने के लिए खाना बना रहे हैं, तो हम अपनी घर में सर्विस दे रहे हैं, अब उसको नेशनल इनकम में हम कैसे इंक्लूड करेंगे, हम कैसे उसमें निकाल पाएंगे कि कितने रुपए का हमने काम किया है, इसीलिए डोमेस्टिक सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। फोर्थ आ जाता है आपका प्रोडक्शन एंड गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। कहने का मतलब जो सेल्फ कंजम्पशन वाले गुड्स हैं, अगर मान लो कि कोई फार्मर है, उसने जो वीट उगाया है उसने अपने कंजम्पशन के लिए भी कुछ पार्ट उगाया है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि एक्चुअल में वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट है। लास्ट 5th पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। मान लो कोई प्रोडक्शन यूनिट किसी ने लगाई हुई है और वो अपने घर पर ही लगा ली है, मतलब कि उसका वो मालिक है जमीन का जिसमें उसने लगाई है। अब हम जब लैंड लेते हैं तो हमें क्या पे करना होता है, रेंट। लेकिन अब जब मालिक भी वही है तो उसे रेंट तो पे करना ही नहीं है, पर फिर भी हम एक इंप्यूटेड वैल्यू मतलब उस जमीन को जहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हमने अगर रेंट पर दिया होता तो हमें कितना रेंट आ रहा होता, इसे इंप्यूटेड वैल्यू कहते हैं। तो वो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। तो चलिए फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है ना, वो हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कंफ्यूज करने के लिए दी होती हैं, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल रहे हैं, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। पर हमें पता है कि जो NVA-MP है वो नहीं निकलता, हमारा क्या निकलता है, GDP-MP। GDP-MP या GVA-MP लिखो, बात एक ही होती है। तो हम पहले इसको GVA-MP को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था अपना, हमने फॉर्मूला देखा था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और डिटेल में करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने क्या बताया था आपको, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें वो दिया हुआ है। एक बार हम क्वेश्चन को भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो अब हमारा ये फॉर्मूला आ गया, हमें सेल्स दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, तो मैंने उसको ले लिया 90। चेंज इन स्टॉक का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। तो क्लोजिंग में आपको कितना दिया हुआ है 25 और ओपनिंग में आपको कितना दिया हुआ है 15, तो ये माइनस कर दिया आपने, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आपको दी हुई है 40, तो बस इसी से ही आपका निकल जाएगा GVA-MP। तो 90 ये आ गया आपका, और यहाँ पर आपका 10 बचा और उसमें से 40 आपको माइनस करना है, तो 100 माइनस 40 यानी कि हमारा 60 आ गया, GVA-MP हमारा 60 आ गया है। लेकिन उन्होंने क्या निकालने के लिए बोला है आपको, NVA-MP निकालना है, और हमें क्या पता है, हमें GVA-MP पता है। सिर्फ हमें ये ग्रॉस जो है उससे किस पे जाना है, नेट पर। तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो GVA-MP की वैल्यू आपकी 60 आई है। डेप्रिसिएशन देखो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 20, उसको माइनस कर देंगे तो 40 जो है वो आपका आ गया है NVA-MP की वैल्यू। ये एग्जांपल यहीं पर ही सॉल्व हो गया है। देखो मैंने कहा था ना कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, ना इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई यूज हुआ, ना आपका रेंट और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का भी यूज नहीं हुआ। अगर आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे ना दिया होता, ये जो 40 वैल्यू दी है, तो हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानते, ये मैंने आपको बताया था। बट क्योंकि हमें पूरी हेडिंग दी हुई है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो हम उसी को ही फॉर्मूले में यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसमें हमें निकालने के लिए बोला है GVA-FC, लेकिन हमें पता है हमारा क्या निकलता है, GVA-MP निकलता है। तो GVA-FC तो हम बाद में भी कन्वर्ट कर निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूले को बना लेंगे। मैंने बताया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, डेल्टा का मतलब भी चेंज इन स्टॉक होता है, ये डेल्टा का साइन है, ऐसे ट्राइंगल बनाना होता है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो आपको फॉर्मूले में नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे, सेल्स की वैल्यू आपकी है 180 प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू है आपकी 15 माइनस परचेजेस आपका हुआ है 100 का। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो ये आएगा 195 और 100 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा 95 रुपीज आ गया। और ये सारी वैल्यूज आपकी करोड़ में दी हुई हैं, तो ये आपका 95 करोड़ रुपीज आ गया GVA-MP। हमें क्वेश्चन में बोला है क्या निकालने के लिए, GVA-FC।
एग्रीगेट्स को जब कन्वर्ट करने का मैंने एक वीडियो बनाया था तो मैंने आपको समझाया था अच्छे से। देखो सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ हमें एमपी से किस पे जाना है, एफसी में। एमपी में पहले से ही एनआईटी इंक्लूड होता है, यहां पर हम एनआईटी माइनस कर देंगे। अब देखो एनआईटी में भी दो चीजें होती हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, सब्सिडीज दिया हुआ है। तो हम एक बार इस फॉर्मूले को भी सही से लिख लेंगे, जीवीएमपी माइनस, इसके अंदर दो चीजें होती हैं आपकी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। वैल्यूज उतार लेंगे, ये हमने वो निकाला है 95 करोड़ माइनस आईटी की वैल्यू तो 0 है, सब्सिडीज आपको दिया हुआ है 10 रुपीज का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 0 माइनस 10 आपका माइनस का 10 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो आप मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करोगे ना तो आपका ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका 105 रुपीज करोड़ आ जाएगी आपकी वैल्यू। आपसे पूछा था जीवीएफसी और जीवीएफसी आपका निकला है ₹105। तो यहाँ आपका वैल्यू एडिड मेथड कंप्लीट होता है। आई होप मैंने जो भी चीजें आपको समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं इनकम मेथड को और इसी तरीके से हम एक्सपेंडिचर मेथड के भी वीडियो लेकर आएंगे। कंटेंट समझ में आ रहा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।